बोलते हैं बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है। सबसे पहला और सबसे फॉरमोस्ट पॉइंट, व्हाई डज बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो जैसे एक छोटे से क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया करते हैं, अपने कॉपी में नोट कर लेना। व्हाई डज बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। और 10वीं क्लास में इस चीज़ को पढ़ा था तुम लोगों ने, उन्हीं सब चीज़ों का हम लोग को डिस्कशन करना है। अमन, क्यों होता है यस सर। बॉन्ड, क्यों होता है बॉन्ड फॉर्मेशन? सर वो अपना स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है इसलिए। वो अपना स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, कौन वो? सर एटम मतलब ये एटम या वो एटम? सर दोनों सर। दोनों एटम। इस केस में बस मेंशन करते हैं कि जिन दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है वो दोनों के दोनों अपना स्टेबिलिटी गेन करेंगे। ठीक है, टू गेन स्टेबिलिटी, सबसे पहला रीजन। और कोई दूसरा रीजन बताना चाहेंगे रोशन? कोई दूसरा रीजन जो मालूम है? सर टू शेयर इलेक्ट्रॉन। नहीं, टू शेयर मतलब काहे शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन? फुर्सत में बैठा हुआ है, काहे शेयर करेगा? काम पड़ रहा है सर। का, काम तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए पड़ रहा है ना। शेयर इलेक्ट्रॉन काम है बेसिकली, रीजन नहीं है ना। ये अलग चीज है। हम मान लो बुक परचेज करने गए तो पैसा दिए, तो पैसा देना काम है, बट वो रीजन नहीं है बुक परचेज करने का। बुक परचेज करने का रीजन क्या है कि पढ़ना होगा शायद से, अलग चीज है ये। तो शेयर इलेक्ट्रॉन कोई काम नहीं है, वो रीजन नहीं है, वो प्रोसेस है बेसिकली। ये रीजन नहीं होगा। और कुछ? उसके बाद शिवम राज, यस कुछ प्रकाश डालिए। सर, ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 10वां क्लास में एक चीज पढ़ा था, टू कंप्लीट ऑक्टेट। बेसिकली जो ऑक्टेट पूरा करने का पार्ट होता है ये तो इसी चीज से ऑक्टेट रिलेटेड पूरा है। करने का मतलब तो स्टेबिलिटी गेन करना हुआ ना। बतिया सुनेगा पूरा पहले, यही तो हम भी बोले ना कि ऑक्टेट रूल वाला पार्ट पूरा करने का मतलब बेसिकली यही है कि स्टेबिलिटी गेन करना हुआ। ठीक है, बट इन जनरल 10th क्लास में इसको दो अलग अलग रीजंस में डाल दिया जाता है, जो कि एब्सर्ड है। ऑक्टेट पूरा होने से ऐसा बोला जा रहा है कि सिस्टम स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, बेसिकली पॉइंट ये है। तो इसको अलग से लिखने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। उस तरह के सिनेरियो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बट तीसरा एक और पॉइंट ध्यान रखना जो हम लोग क्लास 11th में आके डिस्कशन करना शुरू करते हैं। थर्ड पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन में ये चीज मेंशन करते हैं, टू लोअर इट्स एनर्जी। अब लोअर इट्स एनर्जी का मतलब क्या है, इस चीज को हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके थे अपने एक डीपीपी के डिस्कशन में। एक क्वेश्चन में बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस चीज का कि हम लोग जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन बोलते हैं तो बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी वाला पार्ट लिबरेट होता है, सिस्टम स्टेबिलिटी गेन करता है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे मूव करते हैं। जब भी कभी सिस्टम स्टेबिलिटी गेन करेगा, सिस्टम का मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो दो एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं तो दोनों एटम्स को मिला के एक सिस्टम बोल सकते हैं हम लोग। तो सिस्टम अगर स्टेबिलिटी गेन करेगा तो जितना स्टेबल सिस्टम उतना लोअर एनर्जी। तो पहले दोनों एटम्स किसी अलग एनर्जी पे था, जब दोनों बॉन्ड बनाया तो दोनों थोड़ा लोअर एनर्जी पे हो गया, तो दोनों का जो एनर्जी लेवल डिक्रीज हुआ वो एनर्जी के बराबर का पार्ट बाहर निकलेगा। ये चीज हम लोग मेंशन कर रहे हैं। तो टू लोअर इट्स एनर्जी बोलो, टू लोअर इट्स पोटेंशियल एनर्जी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एनर्जी कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट भी कम ही हो रहा होगा, ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो इस सेकेंड रीजन कोई बहुत ज्यादा वैलिड रीजन तो नहीं है, बट हम लोग मेंशन कर लेते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, एनर्जी को लोअर करने के लिए। नोट कर लो इस चीज को। चलो ध्यान दो, ये जो थर्ड पॉइंट है लोअर इट्स एनर्जी वाला पार्ट, हम लोग इस एक चीज का डिस्कशन करते हैं। जो डायग्राम तुम लोग को पढ़ने बोला था वो बेसिकली इसी चीज से एसोसिएटेड है
क्या मतलब इस डायग्राम का, उस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले जैसे मान लो कि अगर हम लोगों का एक एटम है, कोई भी एक एटम दे रखा है, उससे कोई मतलब नहीं है अपने को, और अगर ये एटम वाला पार्ट किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन कर रहा होगा, मान के चलते कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो इस कॉम्बिनेशन के टाइम पे हम लोग आराम से ऐसा बोल सकते हैं कि सेंटर वाले पार्ट पे अपना न्यूक्लियस होगा दोनों एटम्स में, और इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस वाले पार्ट पॉजिटिवली चार्ज होंगे, और अगर पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे आराम से रिपल्सिव फोर्स वाला पार्ट एक्ट कर रहा होगा, ऐसा बोल सकते हैं पहला चीज़। सिमिलर टाइप से अगर मान लो, अभी तक इतना पढ़ चुके हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के हिसाब से न्यूक्लियस बीच में होता है और इलेक्ट्रॉन उसको सराउंड कर रखा होता है, और वो सराउंडिंग एस ऑर्बिटल में हो, पी ऑर्बिटल में हो, डी ऑर्बिटल में हो, एफ ऑर्बिटल में हो, डजेंट मैटर, बट रहेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट है, इसमें भी लाइक चार्जेस है, इसका मतलब यहाँ भी रिपल्शन फोर्स वाला पार्ट एग्जिस्ट करेगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो अगर एक चीज़ सोचा जाए कि रिपल्सन फोर्स है, तो रिपल्शन का मतलब तो ये है कि दोनों एटम नज़दीक नहीं आना चाहिए, बट बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे दो एटम स्पेस में क्लोज आते हैं, तभी जाके बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, दो एटम्स कंबाइन कर रहे होते हैं। वो कॉम्बिनेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन कॉम्बिनेशन तब होगा जब दो एटम्स आपस में क्लोज आएंगे। तो डेफिनेटली जब भी कोई दो सिस्टम्स को आपस में नज़दीक आना है, तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करना चाहिए। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करने का एक ऑप्शन ये है कि हम लोग का एक एटम का जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है, वो दूसरे एटम वाले पार्ट के इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन फोर्स लगाए, और सिमिलर टाइप से दूसरे सिनेरियो में भी सेम चीज़ मेंशन कर सकते हैं, अट्रैक्शन फोर्स वाला पार्ट होगा। तो इन जनरल हम लोगों का जो इस सिस्टम है उसमें अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन फोर्स दोनों वर्क करेगा। तो दो अट्रैक्शन फोर्स है, दो रिपल्शन फोर्स है, तो हम लोग नेट फोर्स की बात कर सकते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का तुम लोग को एक बेसिक आइडिया तो मालूम है कि हम लोग के न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाले पार्ट में हम लोग कुछ एलिमेंट्स के मतलब सॉरी फोर्स के नेट फोर्स की बात करते हैं। जैसे मान लो कि एक ब्लॉक दे रखा है, इस ब्लॉक वाले पार्ट में हम लोग एक डायरेक्शन में मान लो 10 न्यूटन का लगा रखे हैं, और दूसरे डायरेक्शन में हम लोग फोर्स वाला पार्ट मान लो 5 न्यूटन का लगा रखे हैं। तो इस केस में जो टोटल फोर्स एक्ट करेगा, वो हम लोग यहाँ से इसको माइनस करके 10 में से आराम से नेट फोर्स वाला पार्ट 5 न्यूटन के बराबर लिख सकते हैं राइट साइड के डायरेक्शन में। ये नॉर्मल फोर्स का पार्ट है। तो सिमिलर टाइप से अगर हम लोग अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों वर्क कर रहा है, तो दोनों ऑल दो दो है, मतलब अट्रैक्शन भी दो है, रिपल्शन भी दो है, बट हम लोग नेट अट्रैक्शन फोर्स नेट रिपल्शन फोर्स के टर्म में अगर बात करें, तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग आराम से इस डायग्राम के हिसाब से कि जो हम लोग का नेट फोर्स वाला पार्ट है, ये नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जो अट्रैक्शन फोर्स है माइनस रिपल्शन फोर्स। और अट्रैक्शन माइनस रिपल्शन क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक हम लॉजिक दे सकते हैं, क्योंकि एटम्स आपस में क्लोज आ रहे हैं, मतलब अट्रैक्शन फोर्स डेफिनेटली ज़्यादा रहा होगा, और अगर ये ज़्यादा रहेगा तो इसके वजह से हम लोग इस पार्ट को आगे लिख के चल रहे हैं। बेसिकली हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं, तो अट्रैक्शन फोर्स को आगे लिख के चल रहे हैं ताकि नेट जो फैक्टर है वो पॉजिटिव निकल के आए, फोर्स नेट दोनों एटम्स के बीच में एग्जिस्ट करे ताकि दोनों एटम्स क्लोज आना शुरू हो। अब एक छोटा सा पार्ट होता है यहाँ पे, जैसे पहले डायग्राम नोट कर लो। केमिकल बॉन्डिंग में नोट्स थोड़ा साफ सुथरा बनाने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारे केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, बहुत इंपॉर्टेंट। हर जगह के मतलब केमिस्ट्री का बैकबोन है एक तरीके से, ये टॉपिक खराब होना अफोर्ड नहीं कर सकते, अच्छा होना ही पड़ेगा। थियोरेटिकल टॉपिक है, हर एक फैक्ट याद रखने होंगे, कुछ क्रिटिकल फैक्ट्स बार बार भूल जाते हैं लोग, बट इन जनरल ये टॉपिक अच्छा होना चाहिए इन जनरल। चलो ध्यान दो, जैसे मान लो एक एटॉमिक स्ट्रक्चर में फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने भी क्लास में डिस्कस किया था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका बेसिक मतलब ये है कि जैसे जैसे दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस वाला पार्ट घटेगा, रेडियस, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस हम लोग लेके चल रहे थे, फिर से मेंशन कर देते डायग्राम। दो चार्ज है, दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस वाला पार्ट आर के बराबर है, एक Q1 चार्ज और एक Q2 चार्ज है, तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर।
और अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स को हम लोग सिग्निफाई करने के लिए, डिनोट करने के लिए बाहर माइनस साइन लगा रखे हैं। तो अगर नेगेटिव साइन आया तो रिपल्शन फोर्स, पॉजिटिव साइन आया तो अट्रैक्शन, बट हम लोग चार्ज देख के डिसाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर डिस्टेंस कम होगा तो इस केस में जो एफ वाला पार्ट है ये पार्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो या रिपल्शन फोर्स हो, दोनों बढ़ते जाएगा। तो एक चीज़ है और इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, जैसे मान लो हम लोग इस पूरे के पूरे सिनेरियो को मेंशन करना शुरू करें अलग अलग पार्ट में। तो जैसे मान लो एक इस तरह का पार्ट हुआ कि शुरुआत में हम लोग का एटम्स वाला पार्ट थोड़ा दूर था, मतलब काफ़ी दूर दूर एग्जिस्ट कर रहा था। मान लो सबसे पहले ये सिनेरियो है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट किया जब एटम्स वाले पार्ट काफ़ी दूर थे। फिर उसके बाद हम ये और भी कॉपी पेस्ट कर लेते इस चीज़ को। फिर उसके बाद जो एटम्स वाले पार्ट है वो थोड़ा नज़दीक आना शुरू हुए। नज़दीक आना शुरू होने का मतलब है कि थोड़ा इसको नज़दीक लेकर के आ सकते हैं। फिर उसके बाद और ज़्यादा इसमें वेरिएशन हम लोग पुटअप कर सकते हैं। एटम्स वाले पार्ट को और भी नज़दीक लेकर के आए, जस्ट एक दूसरे से टच कराया, बस इतना ही, मतलब जस्ट एक दूसरे से टच कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग और भी एटम्स को क्लोज लेकर के आ रहे हैं। अब इसके बाद जब एटम्स को क्लोज ला रहे हैं तो फिर हम लोगों को मतलब केवल इस चीज़ से होगा कि एटम्स वाले पार्ट एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करा के कम्प्लीटली एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर चुके होंगे। ये हम लोग का 4 स्टेज हो सकता है, जब एटम्स वाले पार्ट बहुत दूर हों, जब एटम्स वाले पार्ट बहुत ही एक दूसरे के क्लोज आ रखे हों, फिर धीरे धीरे बीच में डिस्टेंस वाला पार्ट अपना कम हो रहा होगा, ऐसा मेंशन करते हुए चल रहे हैं हम लोग। मतलब 4 स्टेजेस की बात कर सकते हैं हम लोग। तो अपना जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट एग्जिस्ट करेगा, उस स्ट्रक्चर वाले पार्ट में बेसिकली हम लोगों को इस चीज़ से मतलब होता है, डायग्राम वाले पार्ट में आएंगे। जैसे अरे इतना का है एक्सिस बन गया, अच्छा इधर भी एक्सिस बन गया, ओहो हो, ये नहीं चाहिए था। क्या कलाकारी हो गया है, हाँ ठीक है, ओके चलो। तो जैसे उसमें सबसे इनिशियल जो स्टेज है हम लोग का, जब एटम्स वाले पार्ट काफ़ी दूर है, तब उस केस में कुछ सिनेरियो हो सकता है। जब वो नज़दीक आना शुरू होंगे तो कुछ कुछ वेरिएशन होना शुरू हो जाएगा। अब वो जो वेरिएशन होना शुरू होगा वो एग्जैक्टली किस फॉर्मेट में होगा, हम लोग को इस चीज़ का थोड़ा बहुत डिस्कशन करना है। कैसे डिस्कशन करेंगे उस चीज़ पे आते हैं हम आराम से। जैसे मान लो कि ऐसा हम मेंशन किए, मान लो शुरुआत में एटम्स वाले पार्ट काफ़ी दूर थे, ऐसा एजम्पशन लेकर के चल गए, शुरुआत में एटम्स काफ़ी दूर थे, तो डेफिनेटली ये दोनों एटम्स अगर क्लोज आ रहे होंगे, इसका मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा होगा और अट्रैक्शन फोर्स वाला पार्ट दोनों एटम को क्लोज लाने की कोशिश कर रहा होगा। जैसे जैसे दोनों एटम्स आपस में क्लोज आना शुरू होंगे, तो जब दो एटम्स के बीच में या दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस वाला पार्ट कम होगा तो फोर्स वाला पार्ट बढ़ेगा। अब वो रिपल्शन फोर्स है, क्योंकि यहाँ रिपल्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है और अट्रैक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो अट्रैक्शन भी बढ़ेगा और रिपल्शन वाला पार्ट भी बढ़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग जब इस सिनेरियो से दूसरे वाले पोर्शन में आए तो हम लोग का रिपल्शन फोर्स वाला पार्ट इंक्रीज किया और साथ ही साथ हम लोग का अट्रैक्शन फोर्स वाला पार्ट भी इंक्रीज किया। हो सकता है कि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा तेजी से इंक्रीज कर रहा हो सकता है कि रिपल्शन फोर्स ज़्यादा तेजी से इंक्रीज कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है, ये हमको नहीं मालूम, बट हो सकता है इस तरह का सिनेरियो हो। इनिशियल स्टेज में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा तेजी से इंक्रीज करता है। इनिशियल स्टेज का मतलब दोनों एटम जब क्लोज आ रहे होंगे तब तक अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा तेजी से इंक्रीज करता है, जब तक कि हम लोग का इस तरह का स्टेज ना आ जाए। यहाँ तक का हम लोग का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा तेजी से इंक्रीज कर रहा होता है। बट इलेक्ट्रॉन अगर बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गए तब फिर रिपल्शन का फोर्स एकदम से हाई होना शुरू हो जाता है। तो नॉर्मली जब हम लोग स्टेज 1 से स्टेज 2 वाले पार्ट में जाते हैं, तो स्टेज 1 से स्टेज 2 तक के पार्ट में जाते वक्त हम लोगों का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी बढ़ेगा, रिपल्शन फोर्स भी बढ़ेगा, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स के बढ़ने का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू रिपल्शन फोर्स। यहाँ से जब हम लोग स्टेज 3 वाले पार्ट में आएंगे तब भी इस केस में हम लोग का अट्रैक्शन फोर्स वाला पार्ट बढ़ेगा, रिपल्शन फोर्स वाला पार्ट बढ़ेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स वाला पार्ट जो हम लोग का इंक्रीज किया दैट विल बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन फोर्स, ऐसा टाइप से मेंशन कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल ऐसा मेंशन कर देते हैं हम लोग, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट इन जनरल जब एटम्स एक दूसरे को टच कर जाते हैं तो टच करने के बाद अगला जो स्टेज होता है 4th नंबर, इस स्टेज तक जाने से पहले मतलब मिड पार्ट में हम लोगों का जो रिपल्शन का फोर्स वाला पार्ट है, एफ रिपल्शन, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ने का जो रेट है ये ज़्यादा होना शुरू हो जाता है एफ अट्रैक्शन वाले पार्ट से। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि शुरू के स्टेज में हम लोग का अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन फोर्स दोनों बढ़ रहा था,
लेकिन अट्रैक्शन तेजी से बढ़ रहा था। बट एक सर्टेन स्टेज के आने के बाद फिर रिपल्शन फोर्स एकदम से तेजी से बढ़ना शुरू हो गया, और इसके बाद ये जो अपना स्टेज आता है जहाँ पे दोनों एटम्स को हम लोग इस टाइप से मेंशन करते हैं ओवरलैपिंग में, इस पार्टिकुलर स्टेज में एक सर्टेन टाइम आ जाता है जब रिपल्शन फोर्स वाला पार्ट अट्रैक्शन फोर्स के बराबर हो जाता है। क्योंकि मान लो रिपल्शन फोर्स बहुत ड्रास्टिकली बढ़ गया, बहुत ड्रास्टिकली बढ़ गया, तो हो सकता है कि जितना नेट अट्रैक्शन फोर्स है उतना नेट रिपल्शन फोर्स वाला पार्ट हो जाए। तो इस केस में अपने पूरे स्ट्रक्चर में हम लोग इस पूरे बॉन्डिंग के पार्ट को 4 पार्ट में इन जनरल डिवाइड करते हैं। एटम्स बहुत दूर है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, फिर धीरे धीरे नजदीक आना शुरू हुए अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। फिर जैसे जैसे नजदीक आए अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों बढ़ा, अट्रैक्शन तेजी से बढ़ा। फिर एक सर्टेन स्टेज के बाद रिपल्शन तेजी से बढ़ना शुरू हो गया, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि अट्रैक्शन घट रहा है, बढ़ दोनों रहा है। लेकिन पहले अट्रैक्शन तेजी से बढ़ रहा था, फिर रिपल्शन तेजी से बढ़ रहा है, दोनों के दोनों बढ़ रहे हैं लेकिन ये तेजी से बढ़ता जा रहा है। जैसे गाड़ी का रेस है, बेसिकली 2 गाड़ी चल रहे हैं लेकिन एक गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इस टाइप का चीज है। तो ये जो चौथा स्टेज है, इस चीज को हम लोग बॉन्डिंग का स्टेज बोलते हैं। जब एटम जितना मैक्सिमम क्लोज आ सकते थे अगर आ गए, तो उस केस में अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन फोर्स एक दूसरे के एग्जैक्टली बराबर होगा। और अगर अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स एक दूसरे के बराबर हो गया, इसका मतलब नेट फोर्स वाला पार्ट आराम से 0 के बराबर बोल सकते हैं। अगर नेट फोर्स 0 हो गया मतलब जो फोर्स दोनों एटम्स को क्लोज ला रहा था वो फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मतलब एटम्स इससे ज्यादा फर्दर एक दूसरे के क्लोज नहीं आ सकते हैं। तो ये एक स्टेज का थोड़ा ध्यान रखना। शुरुआत में हम लोग के एटम्स वाले पार्ट जब दूर होते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, एटम्स क्लोज आना शुरू हुआ, और एक सर्टेन स्टेज पे जाके हम लोग का नेट फोर्स 0 हो गया। जब नेट फोर्स 0 हो गया तो एटम फर्दर क्लोज नहीं आ सकते। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग बॉन्ड का फॉर्मेशन कंसिडर करते हैं। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इन दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस है, और दोनों एटम्स के बीच के डिस्टेंस का मतलब ये तुम्हारे पीरियोडिक टेबल के रेडियस में आया था। जब हम लोग 2 एटम्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं तो बेसिकली हम लोग उसके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। इस चीज़ को हम लोग बोलने के लैंग्वेज में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोल सकते हैं। बोलने का एक लैंग्वेज होता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, 2 न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। या फिर इसी में हम लोग टर्म बॉन्ड लेंथ भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ये भी यूज करने का एक तरीका होता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या फिर बॉन्ड लेंथ, ये दोनों टर्म यूज कर सकते हो। उस डायग्राम में मेंशन कर लो, ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पे एक लाइन खींच करके दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस और बॉन्ड लेंथ। या सॉरी सॉरी, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ मत लिखो, यहाँ पे भी केवल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लिखो। बॉन्ड लेंथ हम लोग एक पार्टिकुलर कंडीशन में बोलते हैं। और डायग्राम में इस चीज को नोट करने के बाद फिर हम लोग नीचे वाले पार्ट पे आ सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम लोगों का नेट फोर्स 0 हो गया, मतलब एटम जितने क्लोज आ सकते थे अगर आ गए, तो इस केस में इन दोनों एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वाला पार्ट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो होगा, बट इस चीज को हम लोग इन जनरल क्रिटिकल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा नाम चेंज हो गया, क्रिटिकल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और इसी चीज को हम लोग फिर बॉन्ड लेंथ भी बोल देते हैं। मतलब बेसिकली इन दोनों के बीच में डिस्टेंस वाला पार्ट है वो शुरू से हम लोग आर लेके चल रहे हैं। मतलब इस पूरे पूरे डायग्राम में हम लोग नीचे वाले पार्ट को आर के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, और दूसरे साइड में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो उस टाइम पे आर वाले पार्ट को हम लोग आर स्टार से डिनोट करते हैं, और इस आर स्टार वाले पार्ट का मतलब होता है बेसिकली 2 एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस जब बॉन्ड बन चुका है। तो इस चीज को हम लोग इन जनरल बॉन्ड लेंथ भी आराम से बोल सकते हैं, और इसी चीज को हम लोग क्रिटिकल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोला करते हैं। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ नहीं है, बट क्रिटिकल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वाला पार्ट बॉन्ड लेंथ होगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं, पहला चीज। दूसरा एक इसमें कंसिडरेशन ये लेना होता है, जैसे मान लो डायग्राम की बात करते हैं, तो शुरू में अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रहा था और तुम लोगों के साथ एक छोटा सा डिस्कशन किया था कि अगर अट्रैक्शन फोर्स पॉजिटिव है तो हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा। मतलब अट्रैक्शन फोर्स जितना पॉजिटिव है पोटेंशियल एनर्जी उतना ही नेगेटिव होगा, जितना अट्रैक्शन उतना पोटेंशियल एनर्जी नीचे होना शुरू होता चला जाएगा। तो जब हम लोग काफी दूर है, एटम्स काफी दूर है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, बट अट्रैक्शन फोर्स वाले पार्ट में वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस इनफाइनाइट है। अगर डिस्टेंस इनफाइनाइट है तो ये अप्रोक्सीमेटली हम लोग फोर्स वाले पार्ट को 0 के बराबर रख सकते हैं। इनफैक्ट
एटॉमिक स्ट्रक्चर में पोटेंशियल एनर्जी का भी एक फॉर्मूला होता है Q1Q2/R, बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे माइनस साइन नहीं है और यहाँ पे R स्क्वायर की जगह पे R है। तो अगर R इन्फिनिटी हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट भी ज़ीरो होगा। इसका मतलब ये है कि हम लोगों के इनिशियल स्टेज में शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर है। ये ज़ीरो स्केल पे हम लोग बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर है। जैसे जैसे एटम क्लोज आना शुरू होता है तो इस केस में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, मतलब नेट फोर्स ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी नीचे जाना शुरू होता है, धीरे धीरे करके नीचे जाना शुरू होता है। फिर उसके बाद जैसे ही ये एक स्टेज आता है, मतलब ये डायग्राम वाला पार्ट नीचे जा रहा है, फिर जैसे ही ये स्टेज आता है तो यहाँ वाले पार्ट से हम लोग का रिपल्शन फोर्स तेजी से बढ़ना शुरू होता है। बट उसको एक चीज़ समझो, एक तरीके से ऐसा समझो, जैसे मान लो एक गाड़ी ए है और बी है, ये दोनों आगे मूव कर रहा। शुरुआत में ए का स्पीड ज़्यादा है, शुरुआत में मान लेते हैं ए का स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, तो ए वाला पार्ट शुरुआत में आगे निकल जाएगा और बी वाला पार्ट थोड़ा पीछे रह जाएगा। अब उसके बाद मान लो कि एकदम से हम लोग बी को 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड दे देते हैं। मतलब यहाँ से शुरू के स्टेज में हम लोग जब एकदम बिल्कुल इनिशियल T1 टाइम था, तो T1 टाइम तक हम लोग बी वाले पार्ट को 2 मीटर पर सेकंड दे रखे थे, ऊपर वाले पार्ट को 5 मीटर पर सेकंड दे रखे थे। और T1 टाइम पे हम लोग वेलोसिटी चेंज किए, इसके आगे हम लोग सीधा 10 मीटर पर सेकंड दे दिए और इस वाले पार्ट को हम मान लो 6 मीटर पर सेकंड दे दिए। तो ऑल दो मेरा ये वेलोसिटी बढ़ गया है, बट बी का वेलोसिटी इतना ज़्यादा बढ़ गया कि टाइम के साथ धीरे धीरे ये गैप वाला पार्ट कम होना शुरू होगा। तो एक टाइम आएगा जब इनिशियली तो ए वाला पार्ट आगे था, बट बी वाला पार्ट एक सर्टेन टाइम के बाद उसको डेफिनेटली अपने बराबर करेगा ही करेगा, क्योंकि बी का वेलोसिटी एकदम से इंक्रीज कर गया है। तो इस टाइप का एप्लीकेशन यहाँ ले रहे हैं कि शुरुआत में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा था, जिसकी वजह से एक नेट अट्रैक्शन फोर्स का गैप बना लिया, फिर रिपल्शन फोर्स वाला पार्ट बढ़ना शुरू हुआ तेजी से, तो गैप वाला पार्ट कम होना शुरू हुआ। बट जब तक गैप कम भी होगा तब तक हम लोगों का पोटेंशियल एनर्जी घटेगा ही घटेगा, क्योंकि नेट फोर्स अट्रैक्शन फोर्स के जैसा ही एग्जिस्ट कर रहा है। इसको हम फिर से तुम लोग को एक दूसरे एग्जाम्पल से रिलेट करके बताते हैं। जैसे मान लो हम लोग का एक्सेलरेशन वाला पार्ट शुरुआत में 5 मीटर पर सेकंड है, सॉरी पर सेकंड स्क्वायर, तो हम लोग का वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 था तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। मान लो T1 टाइम के बाद हम एक्सेलरेशन वाले पार्ट को 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दे, तो एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, बट डिक्रीज करने का मतलब ये नहीं हो गया कि वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी अभी भी इंक्रीज करेगा। बट जितने तेजी से पहले वाले केस में वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था, दूसरे केस में उतने तेजी से इंक्रीज नहीं कर पाएगा। तो बढ़ रहा है वेलोसिटी, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वाला पार्ट थोड़ा डिक्रीज कर गया है। वेलोसिटी के बढ़ने का जो अमाउंट है वो डिक्रीज कर गया है, लेकिन बढ़ रहा है ये चीज़। यही चीज़ यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं। अगर हम लोग का नेट अट्रैक्शन फोर्स अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, जो टाइम के साथ से, जैसे पहले ए वाला पार्ट हम लोग का, मतलब दोनों एटम्स में अट्रैक्शन फोर्स वाला पार्ट बढ़ रहा था, बी वाला पार्ट भी बढ़ रहा था, लेकिन एक गैप क्रिएट हो गया। फिर एक सर्टेन टाइम के बाद जब दोनों के दोनों इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इस पर रिपल्शन फोर्स बढ़ना शुरू हुआ, तो टाइम के साथ ये गैप कम होना तो शुरू होगा, लेकिन जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाता है तब तक ओवरऑल हम लोगों का अट्रैक्शन फोर्स ही नेट फोर्स रहेगा। और अगर अट्रैक्शन फोर्स रहा तो ये पोटेंशियल एनर्जी वाले पार्ट का ग्राफ नीचे ही जाता रहेगा। और जब तक हम लोगों का नेट फोर्स वाला पार्ट 0 के बराबर नहीं हो जाता, तब तक हम लोगों का जो अट्रैक्शन फोर्स वाले पार्ट के एग्जिस्टेंस के वजह से पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट है वो हमेशा नीचे की तरफ ही जाता रहेगा। इस पूरे डायग्राम को हम लोग अप्रोक्सीमेटली इस टाइप से मेंशन किया करते, थोड़ा स्मूथ डायग्राम। ये हम लोग इनिशियल स्टेज का डायग्राम है, पहला चीज़। इसके बाद थोड़ा एब्सर्ड चीज़ होता है। जैसे मान लो दो एटम्स अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्लोज आना शुरू हो गए, तो ठीक है क्लोज आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मान लो कि बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, मतलब अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिपल्शन फोर्स हो गया, तो इसके बाद तो एटम्स क्लोज आ ही नहीं सकते स्पेस में, तो इसके बाद का डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। बट एक चीज़ ध्यान होगा, लास्ट क्लास में जो तुम लोग को डायग्राम बोला था उसमें ऐसा डायग्राम दे रखा था। तो इस चीज़ का क्या मतलब है, ये पार्ट तो दिख रहा है, ये तो दिख रहा है, समझ में आ रहा है, बट यहाँ पे कैसे आ गया, एटम्स उसके क्लोज जा नहीं सकते। तो एक छोटा सा पार्ट ध्यान रखना, यहाँ के पॉइंट के बाद एटम्स को क्लोज नहीं ला सकते, लेकिन ऐसा है कि इमेजिनेशन माना जाता है कि इन केस अगर इसके आगे एटम्स को क्लोज ले आते तब क्या होता। तो इन केस अगर हम लोग इसके आगे एटम्स को क्लोज लेके आ जाते, तब उस केस में क्योंकि रिपल्शन फोर्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, तो इसके बाद अट्रैक्शन फोर्स वाला पार्ट तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, नेट फोर्स वाला पार्ट 0 हो गया,
अब रिपल्सिव फोर्स नेट फोर्स की जैसा दिखना शुरू होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट जो पहले नीचे था तो वो टाइम के साथ वापस इंक्रीज करना शुरू कर जाएगा। ऐसा हम लोग आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो जो अपना डायग्राम है वो डायग्राम अप्रोक्सीमेटली इस टाइप का हम लोग का एग्जिस्ट करता है। जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का ग्राफ बनाते हैं तो जैसे जैसे एटम क्लोज आता है, बस ध्यान एक चीज का रखना है इसमें कि इस डायग्राम वाले पार्ट में हम लोग का ये जो लाइन है, ये लाइन वाला पार्ट हम लोग हमेशा डैश लाइन के फॉर्मेट में रखेंगे। डैश लाइन क्यों रखना है? क्योंकि ये इमेजिनरी है, ऐसा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता किसी को नहीं मालूम। एक प्रिडिक्शन माना गया कि अगर बॉन्ड बनने के बाद भी हम लोग का एटम और क्लोज आ जाता तब डायग्राम कैसा होता। तो इमेजिनरी सिचुएशन है, इसलिए हम लोग यहाँ से इस चीज को डैश लाइन से डिनोट किया करेंगे। नोट कर लो डायग्राम। और इस डायग्राम से रिलेटेड जो कुछ भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। कोई ये मत बोलना कि सर फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, 20 मिनट से एक्सप्लेन कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख लेना। लेकिन अगर कोई पार्टिकुलर पॉइंट में डाउट है तो पूछ सकता है। बॉन्ड एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम होता है? बॉन्ड एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं सेम होता है। बॉन्ड एनर्जी बोलने का डेफिनेशन थोड़ा अलग है एक्चुअल में, मैग्नीट्यूड सेम ले सकते हैं। सुदीप तू कहाँ था भाई इतने दिनों से, इतने देर से? सर ये बॉन्ड लेंथ सर एक बार क्लियर कर दीजिए ना। बॉन्ड लेंथ का मतलब जब एक बॉन्ड बन जाता है, मान लो इस डायग्राम को हम नीचे मेंशन कर रहे हैं, एक सेकंड रुक जाओ। जब एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया बेसिकली, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन का मतलब हो गया। कनेक्शन नहीं था इसलिए ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। कनेक्शन नहीं था तुम्हारा? तुम्हारा कनेक्शन Yes, थोड़ा sir. नहीं, हो तो किसी और का कनेक्शन है। सर मतलब वही वाईफाई का। अच्छा, अरे डायग्राम ऊपर क्यों पेस्ट हो गया भाई? चलो जान दो। मान लो जैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, तो बॉन्ड के फॉर्मेशन में हम लोग ऐसा मेंशन करते हैं कि दो एटम्स आपस में क्लोज आ जाते हैं। अब क्लोज में अगर कोवेलेंट बॉन्ड है, तो जैसे बचपन में देखा था H2O का डायग्राम, तो H2O के डायग्राम वाले पार्ट में ऐसा ही डायग्राम होता है, एक H होता है, एक O होता है और एक H होता है। इसका डायग्राम सर्कल, दूसरे का डायग्राम भी ओवरलैपिंग सर्कल, तीसरे का भी डायग्राम ओवरलैपिंग सर्कल। तो बेसिकली भी मालूम पड़ेगा तुम लोगों को कि हम लोगों का जो ये होता है बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, वो एक्चुअल में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है। तो जब एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया तो इन दोनों के दोनों एटम्स का जो न्यूक्लियस है, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वाले पार्ट को हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। जैसे पॉइंट ये है बेसिकली कि हम लोग दो एटम्स के बीच के डिस्टेंस को कैसे मेजर कर पाएंगे। तो अभी पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को तो देख नहीं सकते, तो हम लोग बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस वाले पोजीशन को मेजर कर लेते हैं। तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, मालूम पड़ सकता है कि न्यूक्लियस कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब भी एक मॉलिक्यूल होगा तो उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी न्यूक्लियस वाले पार्ट हैं, उन सारे के सारे न्यूक्लियस वाले पार्ट को हम लोग आराम से मेजर कर सकते हैं, उनके पोजीशंस को मेजर कर सकते हैं। और जो न्यूक्लियस के पोजीशंस निकल के आए उनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग आराम से बॉन्ड लेंथ के लिए कंपेयर करते हैं। ऐसा बोलने का तरीका होता है। तो जो बॉन्ड लेंथ ऊपर लिखा है वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ही है, बट एक सर्टेन स्पेसिफाइड कंडीशन पे, मतलब उससे हम लोग फर्दर कोई बॉन्ड का कंप्रेशन नहीं कर सकते। उस चीज को हम लोग बॉन्ड लेंथ बोल रहे हैं, इसलिए क्रिटिकल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वर्ड यूज कर रहे हैं वहां पे, बट ज्यादा बेटर वर्ड बॉन्ड लेंथ है अपना। और कोई डाउट? सर अगर लास्ट बोलो। सर ये ग्राफ राइट साइड से क्यों बनाया? सर इसे ग्राफ लेफ्ट साइड बना सकते हो। अच्छा एक चीज बता, बॉन्ड लेफ्ट साइड से बनेगा कि राइट साइड से बनेगा? तो दो एटम्स क्लोज आएंगे कि ओवरलैप किया एटम ऐसा दूर जाएगा? बोलो भाई रवि, बॉन्ड कैसे बनता है? दो एटम ऐसे ओवरलैप कर रखे फिर ऐसे धीरे धीरे हटते हैं, ऐसा बनता है क्या बॉन्ड? अमीबा का फ्यूजन हो रहा है क्या यहाँ पे? अमीबा वाला दो पार्ट में डिसोसिएट हो रहा है, ऐसा तो हो नहीं रहा। दो पार्ट आपस में फ्यूज कर रहे हैं, तो इसलिए राइट साइड से बनाया, लेफ्ट साइड से नहीं। और कोई डाउट? एक और आदमी कुछ पूछ रहा था। ये सर लास्ट में आप बताए रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाएगा सर। हाँ, तो सर बॉन्ड थोड़ा देर या कुछ समय बाद फिर से टूट जाएगा सर?
रिपल्शन फोर्स ज़्यादा तब होता जब हम लोगों का ये स्टेज निकल के आता, बट इस पार्टिकुलर स्टेज तक हम लोग का नेट फोर्स जीरो है। ये सबसे ऊपर मेंशन किया है कि जब बॉन्ड बन जाता है तो उस टाइम पे नेट फोर्स जीरो होता है, मतलब टोटल अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू टोटल रिपल्शन फोर्स। जैसे मान लो तुम्हारा हाथ दो आदमी पकड़ के खींच रहा है, तो जो ज़्यादा ताकतवर आदमी होगा वो अपने तरफ खींचेगा, बट अगर मान लो दोनों इक्वल फोर्स लगा रहा है तो तुम वहीं रहेगा। हो सकता है हाथ उखड़ के कहीं चला जाए, बट अदरवाइज तुम वहीं पर रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर नेट फोर्स एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन फोर्स एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहा है, मतलब ना एटम दूर जाने की टेंडेंसी में होगा ना नज़दीक आने की टेंडेंसी में होगा, तो इसलिए वहाँ पे आकर के एटम रुक जाता है। उसके आगे जा नहीं सकता, उसके पीछे जाएगा तो वापस से अट्रैक्शन फोर्स की वजह से उसी पोजीशन में आ जाना चाहेगा। और कोई डाउट? चलो, अगर डाउट नहीं है तो ये डायग्राम तो तुमको समझ में आ गया होगा। अंशिका, समझ में आया डायग्राम? यस सर, बस एक ओके। चीज उसमें नहीं समझ आया कि आप आर वो एक्स एक्सिस पर आर ये क्यों दिए? एक्स एक्सिस पे आर क्यों दिए हैं? अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो हम लोग को एक्स और वाई एक्सिस डिफाइन करना होता है। तो एक्स और वाई एक्सिस अगर डिफाइन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का ही ग्राफ बना रहे हैं। चाहे तो ऊपर हेडिंग डाल सकते हैं यहाँ पे डायग्राम वाले पार्ट में, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये डायग्राम में हम लोग यही एक्सिस डिफाइन कर रहे होते हैं। चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, आर वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, आर ऊपर कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी नीचे कर दिए, तो जो डायग्राम है उसको बनाने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा। वो डायग्राम को हम लोग को अलग ओरिएंटेशन में डालना पड़ेगा। जैसे हम एक दिमाग लगा सकते हैं, अगर मान लो हम लोग का जो डायग्राम है वो ऐसा हो जाए, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी, तो शुरू में जो हम लोग का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वाला पार्ट है, एक तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता, तो यहीं तक लेके चलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्फिनिटी डिस्टेंस से एटम क्लोज आना शुरू हुआ, और जब एटम क्लोज आना शुरू होगा तो हम लोग का जो पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट हो नेगेटिव होगा। तो बेसिकली डायग्राम कुछ ऐसा निकल के आएगा, ऐसा टाइप का डायग्राम निकल के आ सकता है। तो अपने मर्जी पे वो डायग्राम ऐसे घुमा के देखो अपना फोन को, वो दिख जाएगा कि ऑलमोस्ट वही डायग्राम है जो हम लोग पहले मेंशन कर रहे थे, कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक्सिस को चेंज कर दिया। और कोई डाउट? चलो, अगर डाउट नहीं है तो इस केस में कुछ कुछ पॉइंट लिखना शुरू करो नोट लिख करके। ऑल बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, नोट लिख करके ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट ये, व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म्ड, बहुत बारिश हुआ यार इस बार बोकारो में, गर्मी का मौसम ही नहीं आया। व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म्ड, द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस is called as bond length, is called as bond length. Second point, the amount of energy which is reduced is called as bond energy, बट एक्चुअल में बॉन्ड एनर्जी का हम लोग थोड़ा अलग टाइप का डेफिनेशन डालते हैं। तुम लोग आवाज क्लियर आ रहा है क्या, कि काफी आवाज गूंज रहा है बारिश वारिश का? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिड्यूस्ड इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी, बट एक्चुअल में बॉन्ड एनर्जी का हम लोग डेफिनेशन यहाँ पे डाल देते हैं अलग से। बॉन्ड एनर्जी का दो डेफिनेशन है। पहला तो ये कि जब बॉन्ड बनता है तो कितना एनर्जी लिबरेट हुआ, ठीक है, इस चीज को बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। और दूसरा एक टर्म होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जस्ट इसका उल्टा पार्ट है। मतलब अगर एक बॉन्ड को ब्रेक करने के टाइम पे जितना एनर्जी देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। है दोनों सेम चीज, बस डायरेक्शन का उल्टा पार्ट है, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना। बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी
liberated when a bond is formed, when a bond is formed। और एक चीज मेंशन कर सकते हैं, जैसे चलो ठीक है, इसको हम अगले पार्ट में मेंशन करा देंगे। और इसी के जस्ट नीचे मेंशन कर सकते हैं, और मैग्नीट्यूड वाइज it is equal to the amount of energy required to break a bond। रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, इस चीज को हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी आराम से बोल सकते हैं। और एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे हम लोग स्टार मार्क कर सकते हैं, जो ऊपर से ही मेंशन किया है, अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड। जब बॉन्ड बनेगा सिस्टम स्टेबिलिटी गेन करेगा, एनर्जी बाहर निकलेगा। जब भी किसी रिएक्शन में या जब भी किसी प्रोसेस के टाइम पे एनर्जी लिबरेट होता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी देना पड़ेगा, तो हमेशा वहां पे टर्म एंडोथर्मिक मेंशन कर सकते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक। बहुत ही बेसिक सा पार्ट है, ये सब चीज पूरे जिंदगी भर तुमको याद रखना है, 11th 12th इंजीनियरिंग कॉलेज सब जगह याद रखना है। ऑलवेज एंडोथर्मिक। तो बॉन्ड डिसोसिएशन में मेंशन कर सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन ऑलवेज एंडोथर्मिक, ऑलवेज एंडोथर्मिक। कलाकारी मत करो भाई इसमें। चलो ध्यान दो, जैसे इतने पार्ट के बाद हम लोग को एक छोटा सा पार्ट का डिस्कशन करना है। बेसिकली जब हम लोग बॉन्ड्स के फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो सबसे बेसिक पार्ट जो हम लोग को डिस्कस करना होता है, टाइप ऑफ बॉन्ड क्या क्या है। बट यहाँ पे जो टाइप ऑफ बॉन्ड है, ये हम लोग मेंशन कर रहे हैं, मतलब बचपन से पढ़ रखा है कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, एग्जैक्टली उसी तरह के बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं हम लोग। बट उसमें हम एक और चीज़ का डिस्कशन कर लेंगे कि ये जो टाइप ऑफ बॉन्ड बन रहे हैं, ये टाइप्स वाले पार्ट कौन कौन से एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं। जैसे टाइप ऑफ बॉन्ड वाले पार्ट में सबसे पहला पार्ट मेंशन कर सकते हैं आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड वाला पार्ट कैसे बनता है, तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। तो जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मेटल होना चाहिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नॉन मेटल होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं जनरली, और ये पार्ट ध्यान रखना है, जनरली बात कर रहे हैं, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होता है। जनरली फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एक मेटल और एक नॉन मेटल देगा तो हमेशा वहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनेगा, हमेशा, कुछ केसेस को छोड़ करके। बट इन जनरल ये चीज़ होता तो है, बट कभी कभी नॉन मेटल्स भी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करा सकते हैं। जैसे मान लो NH4Cl है, तो NH4Cl में मालूम है हम लोगों को कि अमोनियम होता है NH4+ और Cl-। तो NH4+ और Cl- में हम लोगों के आयंस का इंट्रैक्शन है, इस चीज़ को हम लोग आयनिक बॉन्ड आराम से बोल सकते हैं। और इस आयनिक बॉन्ड वाले पार्ट को हम लोग लैंग्वेज में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोला करते हैं। नोट कर लो इस चीज़ को, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बाकी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमेशा आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कराएंगे।
इसके आगे के पार्ट को भी नोट करते जाना, ये सब चीज तुम लोगों को बचपन से मालूम है। कोवेलेंट बॉन्ड, और इस केस में हम लोग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, जो बचपन से सुनते आ रहे हैं। बट आगे जाके मालूम पड़ेगा कि केवल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ नहीं होता, हम लोग वहां पे ऑर्बिटल का ओवरलैप यूज करते हैं वर्ड। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और जनरली बिटवीन नॉन मेटल्स ऐसा बोल सकते हैं। O2, N2, NO2, CO2, जितने भी मेटल नॉन मेटल्स वाले पार्ट हैं, वो नॉन मेटल्स आपस में मिलकर के आराम से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कराते हैं। बचपन से सुन रखा है, बस उन सब चीजों को रिपीट करते जा रहे हैं सारे पॉइंट्स वाइज। तीसरा पार्ट, हम लोग एक टर्म यूज करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे और इसको हम लोग आगे टाइम के साथ धीरे धीरे करके डिस्कस भी करते जाएंगे। यहाँ पे भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हम लोग एक और टर्म यूज करते हैं, डेटिव बॉन्ड। मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलो या फिर डेटिव बॉन्ड बोलो, दोनों वर्ड चलता है। ये वर्ड से क्या समझ में आता है, बताओ भी अंग्रेज लोग, कोई भी अपना अंग्रेजी बता सकता है। कौन है इधर सबसे ज्यादा अंग्रेजी स्कूल से पढ़ने वाला, कौन है? कोई है ऐसी बोर्ड वाला? भागलपुर में लोग रहते। दिव्यांशु कौन सा स्कूल गए थे तो? दिव्यांशु कुमार सीबीएसई सर। कौन सा? सर सीबीएसई। अच्छा सीबीएसई। कोई ऐसी वाला नहीं है सीबीएसई इसमें? स्कूल सर। ओके ओके, कोई ऐसी वाला नहीं है। सर मैं हूँ आईसीएससी से। बताओ क्या होता है डेटिव बॉन्ड का मतलब? सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड सर मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं हम पूछ रहे, हम ये बोल रहे हैं ये डेटिव का मतलब क्या होता है। डेटिव, ये इसका मतलब क्या होता है? एक चीज ध्यान रखना, हम आईसीएससी वाला को बहुत मजाक उड़ाते हैं इंग्लिश पे, क्योंकि मेरा इंग्लिश खराब है तो मजाक उड़ा सकते हैं। क्या मतलब होता है डेटिव का? सर उस वर्ड का मतलब नहीं पता। सर डेटिव का यूज 4 के सेंस में भी करते हैं। किस में करते हैं सर 4, 1 2 3 4। इसमें डेटिव वर्ड यूज करते हैं? यस सर। ऐसा तो हम पहली बार सुन रहे हैं। डेटिव का मतलब होता है दाता। ये वर्ड सुना है कभी? जो डोनेट करता हो, वही चीज यहाँ पे है। ठीक है, डेटिव का ये मतलब थोड़ा ध्यान रखना। तो जैसे होता है यहाँ भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन डेटिव बॉन्ड से ज्यादा क्लियर पिक्चर मालूम पड़ रहा है हम लोगों को कि डेटिव बॉन्ड वाले पार्ट में हम लोग संप्रदान कारक, गूगल करके बता रहा है देवांशु जो है ना तो डेटिव का मतलब जो है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता है, लेकिन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इस चीज को यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे। तो शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बाय 1 एटम है। यहाँ पे भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक मान लो जैसे हम लोग बॉन्ड बना रहे हैं, तो बॉन्ड वाले पार्ट में मालूम था कि एक ए वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक बी वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ऐसा बॉन्ड बन जाता है। लेकिन जब हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करते हैं तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही एटम शेयर कर देता है, तो अपना भी इलेक्ट्रॉन रह गया, सामने वाले के लिए भी हो गया वो चीज। इस तरह के पार्ट को हम लोग डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। बाकी ज्यादा प्रिसाइज मीनिंग हम लोग को आगे पता चलता जाएगा। और इन जनरल मेटल्स, नॉन मेटल्स, क्लास 12th में ये टॉपिक ही है पूरा, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो डेटिव बॉन्ड के ऊपर ही है। तो मेटल्स नॉन मेटल्स के बीच में बन सकता है, नॉन मेटल्स के बीच में बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मेटल के बीच में नहीं बनेगा। बस मेटल के बीच में केवल एक बॉन्ड बनता है, जिसको हम लोग मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। और मेटेलिक बॉन्ड वाले पार्ट में हम लोग इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। अब इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2-3 तरीके से हो सकता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तरफ से हो सकता है, कंडक्शन बैंड पार्ट वाला वहाँ पे एक पार्ट आता है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, इस टाइप का 2-3 पार्ट आते हैं। इस चीज़ को हम लोग एक थोड़े से प्रिसाइज लेवल पे डिस्कस करेंगे। फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड मेटल्स, ये बेसिक इंट्रोडक्शन का थोड़ा ध्यान रखना, ताकि एक सर्टेन टाइप का क्वेश्चन कि इनमें से कौन से कंपाउंड में केवल आयनिक बॉन्ड है, इनमें से कौन से कंपाउंड में केवल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें से कौन से कंपाउंड में दोनों तरह के बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, ये सब चीज़ यहाँ से पढ़ के आराम से हो जाएगा। इसको हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बचपन से ये चीज़ पढ़ते आ रहा है, तो ये चीज़ मेरे हिसाब से मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है तो 10th क्लास में फिर से एडमिशन करा लो, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है,
इसके बाद एक छोटा सा हम लोग को रूल डिस्कस करना होता है जो ऑलरेडी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेविस ऑक्टेट रूल। लेविस बोलो, लुइस बोलो, तुम्हारे अंग्रेजी के ऊपर डिपेंड करता है, हम लेविस बोलेंगे ताकि प्रोनाउंसिएशन करने में आसान हो। लेविस ऑक्टेट रूल। और लेविस ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं जिसमें सारे एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट हो। ठीक है, ये हम लोग का रूल है, फटाफट नोट करते चले जाओ। Formation of molecule takes place to complete the octet of each element. To complete the octet of each element. और इन द वैलेंस शेल भी लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग वैलेंसी से ही रिलेटेड बात कर रहे होते हैं। इन द वैलेंस शेल। बड़ा सिंपल सा रूल है, बचपन से चीज सुनते आ रहे हैं, तो हम लोग इस रूल के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग इसके एक्सेप्शन वाले पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक्सेप्शन हमेशा अलग से ही ट्राई करना नोट करने का, ऑल्दो इसका एक्सेप्शन बड़ा सिंपलिस्टिक टाइप का है। जैसे हम लोग जब लेविस ऑक्टेट रूल की बात करते हैं तो इसके हिसाब से वो एटम्स बॉन्ड बना रहे जिनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, बट नोबल गैसेस भी बॉन्ड बनाते हैं। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है XCF2, XCO2, XCO2F2, XCF4, इस तरह के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। XCO4, बहुत सारे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। तो नोबल गैसेस वाले पार्ट का तो ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर नोबल गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसको तो फिर बॉन्ड बनाना ही नहीं चाहिए इस रूल के हिसाब से। तो इस केस में सबसे पहला एक्सेप्शन मेंशन करो, नोबल गैसेस कैन आल्सो फॉर्म बॉन्ड, ये कैन आल्सो फॉर्म कंपाउंड्स। ये हम लोग के सबसे पहले एक्सेप्शन का पार्ट है। एग्जाम्पल में ऊपर के चारों एग्जाम्पल्स नोट कर लेना, मतलब पहले पॉइंट नोट कर लो फिर उसके नीचे एग्जाम्पल्स नोट कर लेना एक्सेप्शन में। ऑक्टेट रूल सबसे पहले यहीं पे हम लोग का फेल कर जाता है। तुम में से कोई भी ये बता सकता है कि बोरोन का बोरोन वाले पार्ट का वैलेंसी कितना होता है? कोई भी ये बता सकता है बोरोन का वैलेंसी कितना हो सकता है? ये वैसे क्लास 9 में पढ़ रखा होगा तुम लोगों ने वैलेंसी। या चलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दो, बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 3 होना चाहिए। ठीक है, मान लो हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर मान लो इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग BS3 बनाते हैं, तो जैसे एक चीज़ सोचो, बोरोन के साथ 3 हाइड्रोजन्स हैं, बोरोन के ऊपर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, वो तीनों हाइड्रोजन के साथ शेयर किया और हाइड्रोजन वाला पार्ट अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बोरोन के साथ शेयर किया। तो हाइड्रोजन वाले पार्ट का तो डुप्लेट कंप्लीट होगा, हाइड्रोजन ऑक्टेट कंप्लीट कर भी नहीं सकता, बट हाइड्रोजन का डुप्लेट तो कंप्लीट हो गया। बट बोरोन के आजू बाजू में वैलेंस शेल में केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन रह पा रहा है, मतलब यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन 8 के बराबर नहीं हो पा रहा। तो अगर 8 के बराबर इलेक्ट्रॉन नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था लेविस ऑक्टेट रूल के हिसाब से, लेकिन ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, ऐसा हम लोग को मालूम है। इस चीज़ को हम लोग बोरोन हाइड्राइड बोल सकते हैं। ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है नेचर में, तो इस चीज़ को हम लोग एक्सेप्शन के जैसा कंसिडर कर सकते हैं। BS3 मॉलिक्यूल वाला पार्ट एक एक्सेप्शन हो गया, या फिर हम लोग AlCl3 लेके चल सकते हैं। बोरोन के जस्ट नीचे एल्युमिनियम होता है। एक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का वैलेंसी एग्जैक्टली सेम होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एग्जैक्टली सेम होता है। तो BCl3 हो गया, BS3 हो गया, BF3 हो गया, AlCl3 वाला पार्ट हो गया, इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें हम लोग आराम से ऑक्टेट वाले पार्ट को इनकम्प्लीट रखते हुए काम कर रहे हैं। तो ऐसा मेंशन कर सकते हैं हम लोग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और इसी चीज को हम लोग हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल बोलते हैं। हाइपो वर्ड ध्यान रखना थोड़ा, इस चीज को हम लोग क्लास 12 में एक बार फिर से यूज करेंगे। हाइपो मतलब कम, तो वैलेंट का मतलब जैसे वैलेंसी 8 से अगर कम हो रहा है तो इसलिए हम लोग हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल आराम से बोल सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट या हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल
भी हम लोग के लेविस ऑक्टेट रूल वाले पार्ट के एक्सेप्शन है, जिसमें BS3 मॉलिक्यूल, AlCl3, BCl3, BF3, इस तरह के एग्जांपल्स की हम लोग आराम से बात कर सकते हैं। नोट कर लो, नीचे एक पॉइंट स्टार मार्क कराएंगे अभी, बट अभी के लिए पॉइंट नोट कर लो। और लेविस ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस में हम लोग, जैसे इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो जैसे मान लो नाइट्रोजन में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 5 के बराबर होता है। और अभी जस्ट एक चीज मेंशन किया और ये आगे मेंशन करेंगे भी, एक ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं सबका वैलेंसी सेम होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है। इसका मतलब फॉस्फोरस का भी वैलेंसी वाला पार्ट सेम होगा या वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट सेम होगा। उसके अलावा हम लोग जब फ्लोरीन के वैलेंसी की बात करें तो फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, मतलब वैलेंसी एक होता है। तो अगर हम लोग फ्लोरीन के जस्ट नीचे क्लोरीन लेके चलें तो क्लोरीन वाले पार्ट भी एक ही बॉन्ड बनाएगा, मतलब वैलेंसी एक होगा। अगर हम लोग PF5 ले लें मान लो, तो फॉस्फोरस वाला पार्ट 5 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रखा है बेसिकली। और क्योंकि हम लोग ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग का 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, मतलब एक बॉन्ड बनेगा। तो अगर फॉस्फोरस वाला पार्ट मान लो 5 बॉन्ड बना रखा, तो हर एक बॉन्ड में एक फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइप से अगर 5 बॉन्ड्स है, इसका मतलब फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। और इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। SF6 हो गया, फिर H2SO4 वाला एग्जाम्पल अपना हो गया। H2SO4 वाले पार्ट में सल्फर के ऊपर 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है और 2 OH ग्रुप। तो टोटल अगर देखा जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड मतलब 4, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आगे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 4 8, फिर 8 के बाद यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है उन सब में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब हम लोग का जो ऑक्टेट वाला पार्ट है वो ज़्यादा, मतलब ऑक्टेट से हम लोग के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ में हम लोग क्या वर्ड मेंशन करें, मतलब अभी तक हम लोग ऐसा बोल के चल रहे थे कि ऑक्टेट वाला पार्ट हम लोग का इनकम्प्लीट है, बट यहाँ वाले पार्ट में हम लोग का ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग, यहाँ पे ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ वाले पार्ट में हम लोग एक्सपेंडेड ऑक्टेट वर्ड यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूल विथ एक्सपेंडेड ऑक्टेट। और या फिर इसी चीज़ में हम लोग हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल भी वर्ड यूज़ करते हैं। ये दोनों वर्ड ध्यान रखना, हाइपो और हाइपर। हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। एक्सपेंडेड ऑक्टेट और हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल, ऐसा हम लोग टर्म आराम से मेंशन कर सकते हैं। नोट कर लो। सर ऐसा एग्जिस्ट क्यों करता है? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन ऑक्टेट रूल के लिए नहीं होता। ऑक्टेट रूल उसको एक्सप्लेन करने का एक तरीका है बेसिकली, बट मॉलिक्यूल अपने स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। तो अगर उसका मैक्सिमाइजेशन 5 बॉन्ड बना के हो रहा है तो 5 बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बना के हो रहा है तो 3 बॉन्ड बनाएगा। तो इसीलिए ऑक्टेट रूल कोई रूल नहीं है। जैसे मान लो कि बोर्स मॉडल है, तो बोर्स मॉडल तो गलत है, बट एक सक्सेसफुल मॉडल के जैसा उसको मानते हैं हम लोग, क्योंकि कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो एग्जैक्टली सिमिलर टाइप से, क्योंकि ऑक्टेट रूल एक बेसिक पार्ट में, जैसे मान लो 10th क्लास तक पढ़ रहे थे, तो 10th क्लास तक तो एक्सेप्शन नहीं दिखाई दे रहा था हम लोगों को। CH4 मॉलिक्यूल फॉलो कर रहा है, इथेनोइक एसिड फॉलो कर रहा है, बाकी जगह भी H2O मॉलिक्यूल फॉलो कर रहा है। तो 10th क्लास तक के लेवल पर वो रूल हम लोग के काम का दिख रहा था, तो हम लोग 10th क्लास में इसलिए उस रूल को फॉलो कर रहे थे। मतलब पूरे नेचर में जितने भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है उसका कुछ पार्ट भी है, एटलीस्ट उसको ये चीज़ सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो इसलिए हम लोग ऑक्टेट रूल को एक थ्योरी मान के चल रहा है, बट ऐसा कोई थ्योरी एग्जिस्ट कर रहा है नेचर में कि नहीं कर रहा है किसी को नहीं मालूम। कोई रूल नहीं है ऐसा, बिल्कुल रूल नहीं है। 2 एटम्स कंबाइन क्यों कर रहे हैं? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अब अगर उसको 2 एटम से कॉम्बिनेशन पे स्टेबिलिटी मिल रहा है तो मिल रहा है, मतलब कोई भी सिस्टम स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा। अगर वो अकेला सही है तो अकेला सही है, नोबल गैसेस अकेला सही है, ठीक है। इसके बाद जैसे एक और चीज सोच के देखो, मान लो NO2 मॉलिक्यूल है, NO ले लेते हैं। नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5 और ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6। तो अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से पेयर बनाना शुरू करें तो 11 इलेक्ट्रॉन को पेयर में कभी कन्वर्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कि 2-2 का पेयर बन भी जाए, बट 11 इलेक्ट्रॉन में एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा ही रहेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कभी भी, या ऑड इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कभी भी
8 के फॉर्म में तो नहीं जा सकता। तो इस केस में यहाँ पे हम लोग एक्सेप्शन में एक और वर्ड मेंशन कर लेते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सबसे लास्ट में इस चीज़ का डिस्कशन करेंगे हम लोग, बट अभी के लिए जैसे NO हो गया, NO2 हो गया, या फिर ClO2 हो गया, ClO3 हो गया, ये सब एग्जांपल हम लोग आराम से ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में मेंशन कर सकते हैं, जो अपने लेविस ऑक्टेट रूल वाले पार्ट का एक्सेप्शन होता है। नोट कर लो इस चीज को। ये 4 एक्सेप्शंस के थोड़े पॉइंट ध्यान रखने होंगे, और इसके नीचे एक छोटा सा पॉइंट अपने कॉपी में स्टार मार्क कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एल्युमिनियम फ्लोराइड वाला जो पार्ट है AlF3 इज नॉट एन एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल। ऐसा क्यों? AlCl3 है, AlBr3 है, AlF3 क्यों नहीं है एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल? तो जिसमें एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है, पीरियोडिक टेबल में इस चीज का एप्लीकेशन आता है थोड़ा। अगर एक दो एलिमेंट जो कंबाइन कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप काफी हाई हो जाता है। बेसिकली एक छोटा सा हम लोग टर्म मानते हैं, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप, जो पीरियोडिक टेबल में टर्म पढ़ेंगे अभी, अगर ये गैप पॉलिंग्स स्केल पे 2.1 या उससे ज्यादा हो गया, या 2.1 भी नहीं होता, सॉरी 1.7 या उससे ज़्यादा हो गया, तब उस केस में हम लोग उस तरह के बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कंसिडर करते हैं। वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता। जैसे मान लो अगर हम लोग AlCl3 लेके चल रहे थे, तो AlCl3 में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कराता है। लेकिन जो AlF3 वाला पार्ट है, ये AlF3 वाला पार्ट आयनिक बॉन्ड होता है, या आयनिक नेचर का होता है पूरा का पूरा कंपाउंड। अगर आयनिक बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब हम लोग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो अपने पास एल्युमिनियम है, जहां से हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन हटा करके आराम से Al3+ बना सकते हैं। और फिर हम लोग के पास 3 फ्लोरीन है, अगर यही 3 फ्लोरीन पे हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे, यही वाला 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे, तो एक फ्लोरीन पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो F- बना, दूसरे फ्लोरीन पे दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होकर के F- बना, 3 फ्लोरीन पे जब 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो 3 F- बनेगा। तो 3 पॉजिटिव चार्ज 3 नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग आराम से AlF3 वाले पार्ट का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। तो हम लोग का AlF3 आयनिक बॉन्ड है, जिसके वजह से एल्युमिनियम जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्टेट में चला जाएगा, फ्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो भी ऑक्टेट में चला जाएगा। तो इस पार्ट का ऑक्टेट वाला पार्ट कंप्लीट है, और नीचे वाले पार्ट का भी ऑक्टेट वाला पार्ट कंप्लीट है। इसका मतलब हर एक स्पीसीज का ऑक्टेट कंप्लीट है। इस वजह से AlF3 इज नॉट एन एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल। ये एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि AlF3 वाला पार्ट आयनिक कंपाउंड है, ये हम लोग पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। कहीं भी ऐसा सवाल देगा तो सीधा ऐसा मेंशन कर लेना, एल्युमिनियम फ्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड, देयरफॉर the octet of aluminium 3 plus the octet of aluminium as well as fluorine is completed। तो इसे एक्सेप्शन वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान रखना। बेसिकली एक्सेप्शन नहीं है, ये एक पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखना। मतलब ये ऑलमोस्ट ऐसा हो गया कि ऑक्टेट रूल का एक एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन का एक एक्सेप्शन है, तो इसलिए इसको एक्सेप्शन के जैसा ध्यान मत रखना, या पॉइंट के जैसा ध्यान रखना। बोलो। तो AlCl3 सिर्फ कोवैलेंट कैसे? AlCl3 कोवेलेंट ऐसे है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके काम करते हैं। वैलेंसी तो सिर्फ उसका फ्लोरीन के जैसा है ना, तो सिर्फ वो भी तो ट्रांसफर कर वैलेंसी सकता है। फ्लोरीन के जैसा होने के बाद भी एटम्स के जो नेचर है वो भी चीज़ें मैटर करती हैं। जो कंबाइनिंग एटम्स है उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। तो क्लोरीन वाला पार्ट, जैसे अभी एक टर्म सुनने में आएगा पीरियोडिक टेबल वाले पार्ट में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक पार्टिकुलर स्केल पे 4.0 होता है, ऑल्दो वैल्यू अपने काम का नहीं होता। और क्लोरीन वाले पार्ट का जहाँ तक हमको ध्यान है कि शायद 3.0 के बराबर होता है। तो काफ़ी ह्यूज गैप होता है, जिसकी वजह से और एल्युमिनियम वाले पार्ट का शायद से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 के अराउंड होता है, या फिर 1.8 के अराउंड होता है। तो जब हम लोग 1.7 या 1.8 लेंगे एल्युमिनियम वाले पार्ट में, और यहाँ 4.0, तो बहुत बड़ा गैप होता है। ये बहुत बड़ा गैप शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अलाउ नहीं करता, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पॉसिबल करा देता है, जबकि नीचे वाले पार्ट में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत फिजिबल हो सकता है आराम से।
सर शायद फ्लोरीन का सिर्फ 4 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ तो हम लिखे थे 4.0। 4.0 का मतलब क्या? यस नया नया मैथ्स बोल देते क्या हम? चलो ध्यान दो। जैसे एक चीज ध्यान रखना है, सब लेविस ऑक्टेट रूल वाला पार्ट क्या होता है, उसके एक्सेप्शंस वाले पार्ट क्या है, और इन सब चीज के बाद बहुत एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट हम लोग को डिस्कस करना है जिसको हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। बचपन में सुना था 9th क्लास में, सबसे पहला डेफिनेशन जो हम लोग वैलेंसी वाले पार्ट में डिस्कस करते थे वहां पे था हम लोग के पास कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनिमल। तो ये सबसे सिंपल सा डेफिनेशन, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, नोट करते जाओ। अब वो एलिमेंट वाला पार्ट जो कंबाइन कर रहा, वो कॉम्बिनेशन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू हो रहा कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू, उससे हमको मतलब नहीं है, बट एक एलिमेंट के कंबाइनिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। इसमें हम लोग दो तरह के टाइप्स की बात करते हैं, नॉर्मली हम दो तरह के टाइप्स की बात करते हैं, जिसमें एक टाइप जो हम लोग बेसिकली डिस्कस करते हैं, इस चीज को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी बोला करते हैं। मतलब एक जो बेसिक टाइप है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। और इलेक्ट्रोवैलेंसी वाले पार्ट को जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो इस केस में हम लोग नॉर्मली ऐसा मेंशन करते हुए काम करते हैं कि जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मतलब आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, तो एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ऑक्टेट में जाता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ऑक्टेट में जाता है। तब उस केस में आयंस का फॉर्मेशन होता है, और आयंस के फॉर्मेशन के बाद पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्शन फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ होल्ड करके बैठे हुए रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है, इस चीज को जब हम लोग डिफाइन करेंगे, तो एक्चुअल में तुम लोगों ने जो 9th क्लास में जो वैलेंसी पढ़ा था वो इलेक्ट्रोवैलेंसी ही है बेसिकली, वो कोवैलेंसी नहीं है। कोवैलेंसी थोड़ा अलग चीज होता है, इसका दूसरा टाइप जो है कोवैलेंसी, वो थोड़ा अलग चीज होता है। 9th क्लास के डेफिनेशन में जो हम लोग वैलेंसी पढ़ते हैं वो ऑक्टेट की कंप्लीशन के लिए, आइदर इलेक्ट्रॉन लूज करो या इलेक्ट्रॉन गेन करो, ऑक्टेट के कंप्लीशन में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन का लूज करना या गेन करना हम लोग के आयंस का फॉर्मेशन कराएगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के टाइम पे, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, it is equal to the number of electrons that must be lost or gained in order to get to the nearest नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्टेट भी नहीं, बस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वर्ड यूज कर रहे हैं। अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में डुप्लेट है तो डुप्लेट, अगर ऑक्टेट है तो ऑक्टेट, ऐसा हम लोग आराम से मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है इस चीज का भी डिस्कशन करेंगे। वैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब तुम लोग को मालूम है, सबसे आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और उसमें अब हम लोग एसपीडीएफ के टर्म में बात कर रहे हैं। एसपीडीएफ में सबसे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है उसके हिसाब से हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं। बट एक्चुअल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिसाइड करने के लिए हम लोग सीधा ग्रुप नंबर यूज कर सकते हैं, ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। जैसे अपना जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप नंबर 1 एस ब्लॉक एलिमेंट अल्कली मेटल्स, फिर उसके बाद ग्रुप नंबर जब 2 की बात करते हैं हम लोग, तो ग्रुप नंबर 2 वाले पार्ट में हम लोग के पास अल्कलाइन अर्थ मेटल वाले पार्ट आते हैं। फिर पीरियोडिक टेबल में हम लोग आगे जाते हैं, और आगे जाने के बाद फिर हम लोग का पी ब्लॉक वाला पार्ट शुरू होता है, जिसमें ग्रुप नंबर हम लोग का 13 होता है, बोरोन फैमिली 14 होता है, कार्बन फैमिली 15 होता है, नाइट्रोजन फैमिली जिस चीज को हम लोग निकोजेंस भी बोलते हैं, बोलने का एक तरीका है निकोजेंस। फिर उसके अलावा हम लोगों का ग्रुप नंबर 16 वाला पार्ट, यहाँ पे ऑक्सीजन फैमिली वाला पार्ट है। बेसिकली ऑक्सीजन फैमिली वाले पार्ट को हम लोग कैल्कोजेंस भी बोलते हैं। फिर उसके बाद ग्रुप नंबर 17 वाला पार्ट जिसमें हम लोग हेलोजेंस की बात करते हैं, कॉमन नेम ध्यान रखना होता है अपने को, हेलोजेंस। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग का ग्रुप नंबर 18 वाला पार्ट एग्जिस्ट करता है, जिसमें हीलियम वाला पार्ट एग्जिस्ट करता है। ये चीज अपना नोबल गैसेस हो गया, नोबल गैसेस बोलो या इनर्ट गैसेस बोलो। तो इस केस में जैसे अगर हम लोग को वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस ये देखना होता है कि हम लोगों का सिंगल डिजिट जो क्या बोलते हैं वंस वाला जो डिजिट है वो कितना है। तो जैसे ग्रुप नंबर 1 में वंस डिजिट 1 के बराबर है,
तो अगर हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ऐसा लिख देते हैं हम, जैसे हाइड्रोजन और उसके नीचे के एलिमेंट्स है, बेसिकली हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ये सारे के सारे एलिमेंट्स को मेंशन करते चले जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन और इसके नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारा का सारा पार्ट ग्रुप नंबर 1 में जाएगा। फिर उसके बाद बेरिलियम वाला पार्ट और इसके नीचे के सारे एलिमेंट ग्रुप नंबर 2 में चला जाएगा। फिर उसके बाद बोरोन का नंबर आएगा, ग्रुप नंबर 13 में डाल सकते हैं इस चीज़ को। फिर उसके बाद कार्बन का नंबर, ग्रुप नंबर 14। फिर उसके बाद नाइट्रोजन वाला पार्ट, ऑक्सीजन वाला पार्ट, फ्लोरीन वाला पार्ट, उसके सारे के सारे ग्रुप्स। और सबसे लास्ट में हम लोग नोबल गैसेस हीलियम की बात कर रहे हैं, 15, 16, 17, 18। तो हीलियम को छोड़ कर अगर बात करें हम लोग, हीलियम वाले पार्ट में हम लोग का एक्चुअल में एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 8 हो नहीं सकता। बट उसके अलावा हम लोग का जो मैथ्स होता है ना, वंस, टेंस डिजिट, वंस, टेंथ, 100, ये डिजिट, तो जो हम लोग का वंस डिजिट है वही बेसिकली हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए मेंशन करते हुए काम करते हैं। तो इन सारे के सारे ग्रुप्स वाले पार्ट में जब हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट की बात करेंगे, सबसे पहला पार्ट केवल हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट में सीधा हम लोग ग्रुप नंबर के वंस डिजिट की बात करेंगे। पहले वाले केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, दूसरे वाले केस में 2, ग्रुप नंबर 13 में 3, ग्रुप नंबर 14 वाले पार्ट में 4, 15 वाले पार्ट में 5, 6, 7, 8 बोल सकते हैं। ये अपना केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन जब हम लोग वैलेंसी की बात करेंगे तो वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी में इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की टेंडेंसी। तो अगर हाइड्रोजन को यहाँ से एलिमिनेट करके हम लोग मेन एलिमेंट लिथियम की बात करें और यहाँ वाले पार्ट में हम लोग उसके जस्ट नीचे नियोन, हीलियम के नीचे कौन सा एलिमेंट आता है, नियोन, तो इस केस में वैलेंसी वाला पार्ट एक इलेक्ट्रॉन मेटल लूज करना प्रीफर करेगा, तो वैलेंसी 1। बेरिलियम वाले पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना प्रीफर करेगा, वैलेंसी 2। बोरोन वाले पार्ट में उस फैमिली में जो एलिमेंट्स वो इलेक्ट्रॉन लूज ही करना चाहते हैं इन जनरल, बोरोन को छोड़ के, इसलिए बोरोन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, बाकी मोस्टली आयनिक बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में 3rd, 4th नंबर वाले पार्ट की बात करें तो लूज भी कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं, बट 5th नंबर से गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा ईजी है। तो जो हम लोगों का वैलेंसी है वो ऐसा बढ़ता है 1 2 3 4 3 2 1, ऐसा हम लोग मेंशन कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ना लूज करेगा इलेक्ट्रॉन ना गेन करेगा। तो वैलेंसी में हम लोग लिथियम या अल्कली मेटल से जब फ्लोरीन तक जाएंगे तो 1 2 3 4 3 2 1, ऐसा हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी वाला पार्ट आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। ये दोनों पार्ट ध्यान रखना होगा। जब भी कभी एक पीरियोडिक टेबल याद करो तो इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखना है। थोड़ा छोटा सा आप तुम लोगों को मॉडिफिकेशन दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, पीरियोडिक टेबल को हॉरिजॉन्टली मत याद रखना बहुत ज्यादा। पीरियोडिक टेबल वर्टिकली याद होना चाहिए, हर एक ग्रुप वाइज चीजें याद होनी चाहिए। ये एक ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है, नाइट्रोजन के ग्रुप में बाकी सारे एलिमेंट, ऑक्सीजन के ग्रुप में बाकी सारे एलिमेंट, हमेशा ग्रुप वाइज चीजें याद रखना, क्योंकि एक ग्रुप के अंदर पीरियोडिक टेबल में सारे प्रॉपर्टी सेम होते हैं। तो अगर एक एलिमेंट याद रहेगा तो सारा प्रॉपर्टी उससे रिलेट कर सकते हैं हम लोग। इसीलिए जो पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट है उसको बार बार जब भी पढ़ना, जैसे एनसीईआरटी देख लो तुम, एनसीईआरटी में बोरोन फैमिली पूरा एक टॉपिक दिया है, कार्बन फैमिली पूरा एक टॉपिक दिया है। तो कार्बन फैमिली क्यों दिया, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसा दे देता, तब उसको पीरियड नंबर 2 दे देता, पीरियड नंबर 3 दे देता है, बट ऐसा नहीं किया है क्योंकि प्रॉपर्टी को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता या रिलेट करना मुश्किल हो जाता। तो जब भी कभी पीरियोडिक टेबल याद करो हमेशा वर्टिकली याद करो, ताकि वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाकी सारे प्रॉपर्टी को हम लोग आराम से रिलेट कर पाए। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, नोट कर लो इस चीज को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी वाले पार्ट को। वैसे ये चीज क्लास 9 में पढ़ रखा है तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में आराम से कोवेलेंट बॉन्ड वाले पार्ट के फॉर्मेशन के टाइम पे जो कोवेलेंसी टर्म होता है इस एक चीज का डिस्कशन करेंगे। क्या होता है कोवेलेंसी, ये चीज मेंशन करेंगे, कैसे निकाल सकते हैं कोवेलेंसी और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। इन चीजों का डिस्कशन करने के बाद नेक्स्ट क्लास में लेविस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में। आज के लिए कुछ होमवर्क मेंशन कर रहे हैं जो तुम लोगों को सॉल्व करना होगा। केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1 में पढ़ाई तो तुम लोग किया नहीं, क्या टेलीग्राम में भेज दिया कीजिएगा, याद रहता है वैसे। बहुत मार मारेंगे हम, एक ही चीज के लिए 2 बार मेहनत करें, याद रहता है वैसे। लिखो अपने कॉपी में, आलसी आदमी, खा खा कर बस मोटा होते जा रहा है। नोट करो एक्सरसाइज 1 वाले पार्ट में,
ये एक्सरसाइज 1 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, ये सॉलिड स्टेट का सवाल है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करके देखना। क्वेश्चन नंबर 2, बस एक ही सवाल सॉल्व कर सकते हैं इसमें। जो पहला बुकलेट है केमिकल बॉन्डिंग का, उससे केवल एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 वाले पार्ट में आ जाते हैं। बहुत क्वेश्चन इसमें देख के मालूम पड़ गया होगा तुम लोगों को कि बहुत क्वेश्चन है, और सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे हम तुम्हारे क्लास में। कितना क्वेश्चन है भाई? 49 तो इधर दिख रहा है। 49 के अलावा यहाँ पे ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 81 है, उसके ऊपर 162 क्वेश्चन, उसके ऊपर 280 क्वेश्चन। मतलब मान के चलो कि अप्रोक्सीमेटली 600 के अराउंड क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली 600 के अराउंड क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग के सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 खुद से इंफॉर्मेशन ढूंढ करके ट्राई करने की कोशिश करना। थोड़ा बहुत डिस्कशन किया मैंने, बट एक बार ट्राई करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 7 खुद से ट्राई करना। 10th क्लास में पढ़ रखा है इस चीज को, 7th नंबर वाले पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 10, 11, हो। क्वेश्चन नंबर 13, चलो 14 भी ट्राई करके देख ही लेना। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, नहीं 18 नहीं, 20। ठीक है, इतने क्वेश्चन ट्राई करना आराम से, पहले इतने क्वेश्चन ट्राई करना। और इसके अलावा हाँ एक ये ट्राई कर लेना, क्वेश्चन नंबर 28, ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, बहुत मजेदार सवाल है ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 26 ट्राई करके देखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही कंपाउंड है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31 दिमाग लगा के देखना। क्वेश्चन नंबर 36 हाइब्रिडाइजेशन बता रखा है तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 45, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48। ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट है। चलो इतने क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। बहुत एलिमेंट्री बेसिक क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्कशन था, इन सब क्वेश्चन का हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद कोवेलेंसी, लेविस स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये दोनों चीजों का डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई डाउट है किसी को आज की क्लास में तो आराम से पूछ सकता है, डाउट नहीं है तो अलविदा आज के लिए। केमिकल बॉन्डिंग में बेसिक्स। चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।